नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 की 9th यूनिट चल रही है, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर में इसके बारे में जानकारी ली है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो पेपर में दिया हुआ है हम उसको डिस्कशन कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अभी तक हम देख चुके हैं कि भाई पारिस्थितिकी क्या है। जीव समुदाय का पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण के साथ आपसी संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है, जिसके अंतर्गत हमने जैविक घटक के बारे में बात की। उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सफाईकर्ता, ये सभी हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक से पेपर में सीधे प्रश्न आपके बन सकते हैं कि भैया अजैविक घटक क्या काम करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं जीवों को। ये अपने आप में इतने पावरफुल होते हैं कि पूरे के पूरे जीव की दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। तो कौन आता है अजैविक घटक में, सारी तमाम चीज़ों पर अब हम बात करने वाले हैं। तो देखो, अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु के तत्व आते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है। चलिए, अजैविक घटक, अजैविक मतलब ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे आप बोल सकते हो कि सर इसमें क्या आ जाएगा, हवा, बोले तो वायु, जल, भूमि, सूर्य प्रकाश, प्रकाश आ जाएगा। साथ ही साथ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, खनिज लवण वगैरह, जिनके द्वारा कोई भी जीव पोषण प्राप्त करता है। तो सरल सा है कि भैया जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैव घटक होते हैं और जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक घटक कहलाते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम मुख्यतः कितनों को शामिल करते हैं, क्या होता है, सब देखते हैं। परिभाषा सबसे पहले क्या लिखोगे, पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है पदार्थ, उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। पर्यावरण के ध्यान से सुनना, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक पदार्थ निरंतर जैविक घटकों में तथा फिर अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें जो अजैविक घटक होते हैं वो जैविक घटक में और फिर जैविक घटक अजैविक घटक में परिवर्तित होते रहती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों ने क्या किया, भोजन बनाया। अब उस भोजन को किसने खाया, एक जानवर ने खाया। तो जानवर के अंदर क्या हो गया, वो अजैविक घटक से जैविक घटक के रूप में क्या हो गया, वो परिवर्तन हो गया। अब जैसे ही वो जानवर मरा तो मरने के बाद में अपघटनकर्ताओं के द्वारा उसको दोबारा से क्या कर दिया, अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया गया। फिर मिट्टी के अंदर वो चला गया, मिट्टी से पेड़ पौधे दोबारा से उसे प्राप्त करेंगे सूक्ष्म तत्व के रूप में। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब जैविक घटक अजैविक घटक में बदलते रहते हैं, अजैविक घटक जैविक घटक में बदलते रहते हैं। एक दूसरे में ये बदलने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी के द्वारा पूरा पर्यावरण एक व्यवस्थित साइकिल के रूप में काम करता है और इस प्रकार निर्जीव वातावरण के तत्व जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो निर्जीव तत्व होते हैं जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे, नॉर्मली जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, ये पूरे के पूरे शरीर को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। मतलब जैविक घटकों को प्रभावित करती हैं। अगर कहीं से पानी पूरा गंदा कर दिया जाए तो वहाँ पूरी प्रजाति कहीं और चली जाएगी, पलायन कर जाएगी। एक जगह के पूरे पेड़ पौधे काट दिए जाए, वहाँ के पूरे जंतु गायब हो जाएंगे। तो जो अजैविक घटक होते हैं वो जैविक घटक को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ संरचना की दृष्टि से अजैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में सबसे पहला कौन सा है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। हम देखते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सब में कार्बन पाया जाता है, लेकिन कुछ में कार्बन जब अनुपस्थित होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है। तो कार्बन नहीं पाया जाता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो आपने देखा होगा खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज लवण, जैसे आपने देखा होगा जल, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता। खनिज लवण में आपने देखा होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करते हैं,
सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में पेड़ पौधे जिन्हें ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे अकार्बनिक तत्व, ध्यान से सुनना, ये कैसे होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। तो ये नॉर्मली हमें मिट्टी से या फिर पानी से या सूर्य के प्रकाश से, अलग अलग चीज़ों से क्या होते हैं, पौधों को प्राप्त होते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे अपना भोजन बनाने के बाद क्या कर देते हैं, इन्हें उपभोक्ताओं को सौंप देते हैं, क्योंकि उपभोक्ता शाकाहारी जीव पेड़ पौधे खाएंगे और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी खाएंगे। इस प्रकार से एक साइकिल चलना चालू हो जाती है। मतलब अकार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे पर्यावरण या पारिस्थितिकी के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। ये स्वपोषी घटकों, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये स्वपोषी घटकों जैसे हरे पौधों के पोषक तत्व होते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, जिन्हें वे वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें जल, विभिन्न खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, लवण, फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सम्मिलित होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है वो सारी के सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, अकार्बनिक में आ जाएंगी। सर्वप्रथम इनका उपयोग उत्पादक करते हैं, उत्पादकों से फिर किस में जाती हैं, उपभोक्ता में। उपभोक्ता मर जाते हैं तो अंततः ये अपघटककर्ताओं के द्वारा मुक्त होकर पुनः पर्यावरण में आ जाते हैं। मतलब एक साइकिल चलती है। देखिए एक साइकिल कैसे काम कर रही है, आप ध्यान से सुनना, ये साइकिल कैसे काम करती है। ये देखो, अब मान लो कोई पेड़ है, ये इस प्रकार से मान लो यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधा कोई सा लगा हुआ है, इसने इसकी जड़ों से इसने क्या किया, इसकी जड़ों से इसने क्या कर दिया, जल ले लिया, सूर्य के प्रकाश से इसने क्या कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को सूर्य के प्रकाश में इसने अपने अंदर भोजन बना लिया। अब इसको किसने खाया, इसको खा लिया किसी टिड्डे ने। किसने खा लिया, किसी टिड्डे ने इसको खा लिया। ठीक है, टिड्डे ने, मान लो एक कोई सा टिड्डा बना देते हैं यहाँ पर अपन, ये लो, तो टिड्डे ने क्या किया, इसको खा लिया। अब टिड्डे ने इसको खाया, अब टिड्डे को किसने खा लिया, आप ध्यान से सुनना, टिड्डे को किसने खा लिया, ये देखो मेढक ने खा लिया, मेढक ने, ये मेढक ने क्या करा, टिड्डा खा लिया। अब ये मेढक क्या हो गया, मर गया, मेढक क्या हो गया, मर गया। अब मेढक जैसे ही मरा तो मेढक को छोटे छोटे जीवों ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा डिकम्पोज कर दिया और ये मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी में मिला जैसे ही फिर ये सूक्ष्म तत्व के रूप में पौधों के अंदर चला गया। इस प्रकार से पूरी की पूरी जो अकार्बनिक पदार्थ हैं एक राउंड लगाते रहते हैं, पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, पृथ्वी में ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है, ये मैटर आपको मिलता नहीं है, बहुत इजी है, बस एक एक बार आप समझते चलो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस आपको एक बार सुनना है और समझना है। अब कार्बनिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति होती है। ये मुख्यतः जैसे आपने देखा होगा जानवरों से प्राप्त होने वाला वसा, फैट में ये पाए जाते हैं, प्रोटीन में ये पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ये पाए जाते हैं। जो हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। हम जानवरों से जितना भी प्रोटीन प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, उसमें प्रोटीन मिलता है। तो याद रखना, हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो सभी की सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं, कार्बनिक पदार्थ में आती हैं। अब जैसे ही कोई जीव मरता है तो ये दोबारा से पूरी की पूरी चीज़ें पृथ्वी में चली जाती हैं और फिर दोबारा पेड़ पौधे इनको लेकर वही की वही साइकिल चलाना चालू कर देते हैं। तो हमें लिखना क्या है, इसके अंतर्गत मृत पादप जो मर जाते हैं पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त, पेड़ पौधे मरना मतलब हम पेड़ पौधों को काट लेते हैं और उनसे चीज़ें बना लेते हैं, गेहूं बना लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं ह्यूमस एवं शर्करा आदि शामिल होते हैं। ह्यूमस क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों के मरे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, सड़े गल जाते हैं तो वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, उसे ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, कवक एवं, अब क्या होता है, कवकों एवं जीवाणुओं की क्रिया से ये कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं तथा हरे पौधे पुनः इनका उपयोग कर लेते हैं। वही की वही साइकिल चलती है जो मैंने आपको बताया। बस आपको इतना याद रखना है, अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं होता जैसे मिनरल्स वगैरह, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा हमने देखा कार्बनिक पदार्थ, इनमें क्या होता है, हमें जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सभी किससे प्राप्त होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से। तो उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब उपभोक्ता मर जाते हैं, कवक एवं जीवाणु इन्हें पुनः उसी अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं और फिर पेड़ पौधे उनसे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने का
कार्य करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा अजैविक घटक कौन सा आ जाता है आपका, जलवायु संबंधी कारक। मतलब आप किस एरिया में रहते हो, कैसी जलवायु में रहते हो। जलवायु मतलब किसी भी क्षेत्र की दीर्घ मौसम की अवस्थाएं होती हैं जो वहाँ के जीवों पर प्रभाव डालती हैं। कहीं की ठंडी जलवायु होती है, कहीं की गर्म जलवायु होती है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर प्रकाश की मात्रा लगातार पड़ती रहती है। तो जलवायु संबंधी कारकों में क्या आता है, वहाँ की मृदा, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पर जल की उपलब्धता कैसी है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, ये सभी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो वायु, प्रकाश, वर्षा, पाला, कोहरा, तापमान, मृदा, ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, आर्द्रता आदि भौतिक कारक इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जलवायु संबंधी कारक में आप क्या बोलोगे, सर इसमें ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो एक जैविक और अजैविक घटक को प्रभावित करती हैं। कैसे करेंगी अभी हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें प्रकाश या सूर्य की विकिरण ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण कारक है। याद रखना, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये अगर आना बंद हो जाए या सूर्य निकलना बंद हो जाए तो ये पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर भोजन की उपलब्धता पेड़ पौधों के द्वारा ही प्रदान की जाती है और पेड़ पौधे बिना सूर्य के प्रकाश के कारण ऊर्जा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा। जलवायु संबंधी कारक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर मान लो सूर्य का प्रकाश, पानी की उपलब्धता, अच्छी भूमि, हर एक चीज़ अच्छी है तो वहाँ पर अपने आप जीव ज़्यादा उत्पन्न होंगे। आप बताओ आप कहाँ रहना पसंद करोगे, मरुस्थल वाले भाग में या फिर जंगल वाले भाग में? तो आप बोलोगे सर जंगल वाले में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, कृषि कर सकते हैं। मरुस्थल में ना पानी है ना कुछ है। तो आप नदी किनारे बसना पसंद करोगे, जहाँ पर संसाधन ज़्यादा हैं वहाँ बसना पसंद करोगे। तो जहाँ पर क्या होता है, जलवायु संबंधी कारक उपस्थित होते हैं वहाँ पर जीवों की संख्या अपने आप ज़्यादा हो जाती है और ये बहुत प्रभाव डालते हैं जलवायु संबंधी कारक। चलिए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में उपरोक्त सभी पदार्थों का निरंतर प्रवाह बने रहना आवश्यक है। सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। अब अजैविक घटक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो तापमान का जीवों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अब देखो, सबसे पहले आप देखोगे ये लैंगिक क्षमता जो जीव में लैंगिक विकास होता है। लैंगिक विकास, ये पूरा का पूरा लैंगिक विकास कौन निर्धारित करता है? तो तापमान निर्धारित करता है। अब आप बोलोगे कैसे? कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश या फिर तापमान के द्वारा उनमें लिंग का निर्धारण होता है। जैसे कुछ सरीसृप होते हैं, छिपकली और सांप वगैरह। तो ये क्या करते हैं, अंडा देते हैं और अंडे को अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलता है, ज़्यादा तापमान में, वो अंडा मादा को जन्म देते हैं और अगर कम मात्रा में प्रकाश मिलता है तो नर को जन्म देते हैं। मतलब याद रखना, उनमें जो जीव उत्पन्न होगा, लैंगिक जो अनुपात होगा उनमें, वो तापमान निर्धारित करता है। ये देखिए, इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव हैं जिनमें नर होगा या मादा, ये तापमान निर्धारित करता है। उनमें पति पत्नी का काम नहीं है कि वो डिसाइड करें कि नर होगा या मादा। उनने अंडा दे दिया, अब प्रकाश सूर्य का कितना मिल पा रहा है, तापमान कितना ज़्यादा है, कितना वो अंडे को तापमान दे पा रहे हैं, उससे डिसाइड होता है कि नर होगा या मादा होगा। तो ये देखिए आप, जैसे कि सांप एवं मगरमच्छ की कई प्रजातियां होती हैं, अजैविक घटक किसी जैविक घटक के पूरे शरीर को बदलने की ताकत रखते हैं। उच्च तापमान में मादा का जन्म होता है और निम्न तापमान में नर का। अच्छा है ऐसा इंसानों में नहीं होता। अगर इंसानों में ऐसा होने लगता तो प्रेग्नेंट महिला को कभी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से बाहर ही नहीं निकालते, जिनको लड़के की ज़रूरत है। वो बोलते तुम तो ठंडी में ही रहो, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया इंसानों में, क्योंकि इंसान समझदार है। तो उच्च तापमान में मादा का जन्म होगा, निम्न तापमान में नर पैदा होता है। तो आप देख रहे हो अजैविक घटक किस प्रकार से जैविक घटक को प्रभावित करता है। ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। कार्बनिक अकार्बनिक भोजन देता है और यहाँ पर ये पूरे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए आप, लैंगिक आयु, अगर तापमान ज़्यादा है तो क्या होगा, जल्दी से लोग परिपक्व हो जाएंगे। मतलब पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाएगा, जैसे कि उनमें दाढ़ी मूछों का आना, शरीर पर बालों का आना, महिलाओं का शरीर विकसित होने लगेगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लैंगिक विकास कम आयु में हो जाता है। तो सर इसका मतलब बाल विवाह करवा देंगे तो दिक्कत नहीं है? हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम एज में शादी भी हो जाती है तो भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर नियम लागू किए जाते हैं कि 21 साल से पहले शादी ना हो, लेकिन परिपक्वता आयु 15 से 18 वर्ष में ही आ जाती है। तो चलिए, लैंगिक परिपक्वता का निर्धारण भी तापमान के द्वारा ही किया जाता है या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब आप बोलोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, तो ये देखो, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच क्या होती है, तो आप बोलोगे सर भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगातार इन क्षेत्रों में पड़ते रहता है, जिसके कारण यहाँ गर्मी रहती है और यहीं पर जीव जंतु बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ना ये गर्मी वाला क्षेत्र है ना ठंडी वाला क्षेत्र है, लगातार सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता रहता है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर लैंगिक लक्षणों का विकास जल्दी हो जाता है, जैसे पुरुषों में जल्दी दाढ़ी आ जाती है, स्पर्म का बनना आदि, महिलाओं में जल्दी शारीरिक संरचना का विकास हो जाता है। क्लियर हो रहा है अब आपको? ठीक है, सिर्फ आपको ये कंटेंट पता नहीं था, इसीलिए आपको क्या है पेपर में लिखने में दिक्कत आ रही थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, तो अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विवाह की आयु कम होने पर भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण आयु अधिक निर्धारित की गई है। नहीं तो आप बोलोगे हम तो सर 13 साल में ही कर लेंगे। अरे भैया, लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो और दिक्कतें, आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचाओगे। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो मानव पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा, खाने के लिए, फिर उसको कपड़े पहनने के लिए, उसको घर बनाने के लिए कई संसाधन लगेंगे, वो सारे संसाधन पर्यावरण से लोगे, आप पर्यावरण का दोहन करोगे। ठीक है, और क्या देखते हैं, तापमान के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक समतापी और एक विषमतापी। समतापी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनका तापमान मौसम के अनुसार बदलता नहीं है, ये ठंडे खून वाले होते हैं। और जो आप देखोगे विषमतापी, विषमतापी कैसे होते हैं, ध्यान सुनना, इनका तापमान, विषमतापी कैसे होते हैं, शीत रुधिर वाले होते हैं, इनका तापमान लगातार मौसम के अनुसार बदलते रहता है। और जो शीत रुधिर समतापी होते हैं, ये गर्म रुधिर वाले जीव होते हैं, इनका तापमान मौसम के अनुसार बदलता नहीं है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। देखो, समतापी का मतलब क्या होता है, होमोथर्मल। ये जो समतापी जीव है, मान लो इनके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ये चाहे कहीं भी चले जाएं। तो जैसे हम लोग हैं, हमारा खून कैसा है, गर्म खून होता है हमारा। गर्म खून का मतलब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम चाहे पहाड़ पर चले जाएं, नदी पे चले जाएं, हिमालय पर चले जाएं, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बस हमें ठंडी और गर्मी लगेगी तो हम बाहर से कपड़े पहनकर हमारी हीट को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन जो विषमतापी जीव होते हैं, इनका शीत रुधिर होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका तापमान मौसम के अनुसार बदलता है। अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस में गए तो 20 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री में गए तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये दिक्कत है इनके लिए। मान लो अगर ये ज़्यादा ठंडी में चले गए तो इनके शरीर का तापमान तो बदल जाएगा, लेकिन जो एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, तो ये मर जाएंगे। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, 4 महीने ही बाहर निकल पाते हैं बारिश के मौसम के समय। ये गर्मी के मौसम के समय में क्या करते हैं, अपने कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, उन्हें अनुकूलित तापमान मिलता है। या फिर आप देखते हो बहुत ज़्यादा ठंडी के समय भी ये बाहर नहीं निकलते, हाइबरनेशन में अपने आप को रख लेते हैं। ग्रीष्म काल में ये 4 महीने के लिए जाते हैं, उसे एस्टिवेशन का समय बोलते हैं। तो निकलते कब ये, बारिश के मौसम में, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो ये जीव क्या होते हैं, सभी जगह पर हर समय पर नहीं पाए जाते हैं, ये नॉर्मली विशेष परिस्थितियों में पाए जाते हैं। और ये जीव हमेशा सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, स्तनधारी जितने भी हैं पूरे समतापी होते हैं। और इसमें मुख्यतः सरीसृप वगैरह ये पूरे जानवर होते हैं। आपने देखा होगा गांव में अक्सर बोलते हैं कि भैया अब गर्मी बढ़ने दो, मच्छर नहीं आएंगे। क्यों मच्छर नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ने पर मच्छर मरते नहीं है, वो छुप जाते हैं, क्योंकि वो उस तापमान में रह नहीं सकते। आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटेन में वो ट्रेन में 5-5 रुपए की किताब मिलती है कि ब्रिटेन में मच्छर नहीं पाए जाते। मच्छर इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ का तापमान मच्छर के अनुकूल नहीं है, इसीलिए, बाकी और कोई कारण नहीं है, वहाँ दूसरे जीव पाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, तापमान का भी जीवों पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, अब विषमतापी का मतलब क्या होता है। विषमतापी उन जीवों को कहते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है,
अर्थात वातावरण का तापमान बढ़ने पर इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और वातावरण का तापमान घटने पर इनके शरीर का तापमान घट जाता है। पक्षी एवं स्तनधारी को छोड़कर सारे जीव, यहाँ तक कि सांप, मच्छर आदि विषम तापी जीव होते हैं, ये ना तो बहुत अधिक तापमान पर रह पाएंगे और ना ही बहुत कम तापमान पर। वर्षा वाले तापमान में के अनुकूल, वर्षा वाला मौसम इनका तापमान का अनुकूल रहता है, अतः सभी जीव बाहर निकल जाते हैं। बरसात में आप सांप भी देखोगे, बरसात में मेंढक भी आपको चारों तरफ दिखेंगे, कीड़े मकोड़ों की बाहर लग जाती है बारिश के समय। क्यों? क्योंकि ये उस तापमान में अपने आप को ढाल लेते हैं। देखो मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह, छिपकली वगैरह ठंडे स्थान पर जल्दी पनप जाते हैं ये, ठीक है। और विषम समतापी का मतलब क्या होता है? गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड जीव रहते हैं, ये ध्यान से सुनना। और इनमें क्या होता है? ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान समान या नियत बना रहता है वे समतापी जीव कहलाते हैं। पक्षी और स्तनधारी, भेल, पोलर बियर, पेंगुइन जो स्तनधारी हैं सब जगह पाए जाएंगे आपको, चाहे हिमालय पे चले जाओ, चाहे पानी में, चाहे खाई में, हर जगह, क्योंकि ये अपने आप को उस मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं और इन्हें ठंडी गर्मी लगती है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर कहीं भी पक्षी और स्तनधारी देखने मिल जाते हैं और वो पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन्हें ठंडी और गर्मी लगती है। अगर शरीर का तापमान अगर कम हो रहा है तो ठंडी लगने लगेगी और बढ़ रहा है तो गर्मी लगने लगेगी। फिर हम कपड़ों के द्वारा हम क्या कर देते हैं? ठंडी गर्मी को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये तापमान किस तरह से जीवों को प्रभावित करता है हम ये देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनना। मानव एक समतापी जीव है, कहीं पर भी रह सकता है। आकार में परिवर्तन, आकार में किस तरह परिवर्तन हो जाता है? अब देखो, मान लो ठंडे प्रदेश हैं तो ठंडे प्रदेश में जो भालू होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, उसके ऊपर बाल आ जाते हैं, कान छोटे होते हैं, पूंछ छोटी हो जाती है ताकि ऊष्मा बाहर कम निकल पाए। उसको अपने अंदर भोजन स्टोर करना पड़ता है क्योंकि भोजन उसको ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन जो ध्रुवीय, जो नॉर्मली उष्णकटिबंधीय भालू है वहाँ तो चारों तरफ उसे भोजन मिल जाएगा। अब जंगल में जगह जगह खाना मिल जाएगा तो वो शरीर छोटा रहता है, कहीं पर भी भोजन उसे मिल जाता है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं, ये आप देख पा रहे हो पोलर बियर। तापमान से जीवों का भार भी प्रभावित होता है। उदाहरण, ध्रुवीय भालू का आकार बड़ा होता है, कान और पूंछ छोटे होते हैं ताकि कम ऊष्मा बाहर निकल पाए। ये देखो, ये ध्रुवीय भालू है सफ़ेद कलर का। और नॉर्मली उष्णकटिबंधीय भालू का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि अजैविक घटक भी क्या करते हैं? पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा अजैविक घटकों को आप समझाइए तो आप बिल्कुल समझा पाएंगे। अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव होते हैं, साथ ही साथ जिनमें क्या होता है? अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय घटक शामिल होते हैं। तो वो बोलेंगे अजैविक घटकों का किस तरह से अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, अजैविक घटकों को समझाइए। तो आप तापमान को बिल्कुल बता सकते हैं। तापमान के कारण जीवों के लैंगिक क्षमता में विकास हो जाता है, लैंगिक अनुपात बदल जाता है, जनसंख्या वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, ये लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है। तो आप सब बिल्कुल व्यवस्थित बता पाओगे, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? हमने जैविक घटक और अजैविक घटकों को पूरी तरह से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, जैव आवर्धन क्या होता है, जैव संग्रह क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। यहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल को समझाइए। 5-5 नंबर में भी बन सकते हैं, 3 नंबर में भी। तो कैसे भी प्रश्न निकल कर आएंगे तो अब आप बना पाओगे। तो टू द पॉइंट एक एक चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए जीएस जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन। 10 यूनिट पेपर थर्ड की बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ाई जा रही है। तो एक बार आप जरूर एप्लीकेशन पर आकर चेक करिए ताकि आपका एक एक अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं ही बर्बाद ना हो जाए, कहीं आपको सिलेबस ना मिले, कहीं कुछ ना मिले। इसीलिए पूरी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और 80% का ऑफ भी चल रहा है तो हर एक स्टूडेंट उसको परचेज कर सकता है और ये PDF के रूप में आपको सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।